तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एमसीक्यूज में आज की सीरीज को लेकर के आ गया हूँ मैं लाइव। फटाफट कमेंट करके बताइए लाइव कौन कौन आ चुका है। आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए तमाम सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ एक्सप्लेनेशंस को भी देखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस को आज मैंने ऐड किया हुआ है। आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा ऑप्शन टाइप करने के लिए। क्वेश्चन के साथ में आपको ऑप्शन टाइप करना है, जैसे कि पहले प्रश्न के साथ में ए बी सी डी टाइप करते चले जाइए। एक लिख करके फिर ए बी सी डी टाइप कर दीजिए, दो लिख करके ए बी सी डी टाइप कर दीजिए, तीन लिख करके ए बी सी डी टाइप कर दीजिए। ऐसे आपको टाइप करते हुए चले जाना है। 10 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं कौन कौन लोग हैं जिनकी आधुनिक भारतीय इतिहास की तैयारी कैसी है। और अगर आप जांचना चाह रहे हैं कि आपकी आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड तैयारी कैसी है, तो आपके लिए इससे बेहतर क्वेश्चन की सीरीज कोई नहीं हो सकती है। तो फटाफट लाइव क्लास से जो लोग जुड़ चुके हैं वो मुझे है लिख करके भेजे, तो मैं भी जानूँ कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। और सभी लोगों को गुड इवनिंग। जो लोग क्लास से जुड़ गए हैं तो लाइव क्लास को लाइक कर दें। जो लोग लाइव आ चुके हैं और जो लोग लाइव नहीं आए हैं, तो इसे जिस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं या किसी को आप बुलाना चाहते हैं लाइव, तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है। आप उसको शेयर से जा करके लिंक इस वीडियो की शेयर कर दें, लाइव क्लास की लिंक को शेयर कर दें, तो वो भी आकर के हम लोगों से जुड़ जाएं। और फटाफट जो लोग आ गए हैं वो लोग जुड़ जाइए, हेलो लिख करके मुझे भेजिए। और फिर उसके बाद में हम आज की सीरीज को शुरू करते हैं। तो फटाफट इस लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए, फिर हम इस लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तब तक आप सबको शेयर कर दीजिए और फटाफट सारे के सारे लोग लाइव आ जाइए, एकदम तैयार हो जाइए। एक एक क्वेश्चन को हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ में बात करते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ में हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में जो भारत सरकार अधिनियम है वह कब पारित हुआ? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो अंग्रेजी संसद में कब पारित हुआ, हमें ये बताना। ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ है ये हमें बताना है, भारत सरकार का अधिनियम। ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1858, या फिर ऑप्शन डी 1860। तो पहला ऑप्शन है 1852, दूसरा ऑप्शन है 1856, सी ऑप्शन है 1858, डी ऑप्शन है 1860। बताना है आपको अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। 1852, 1856, 1858 या फिर 1860। एबीसीडी टाइप कर दीजिए, पहले नंबर को डाल करके 10 सेकंड का मैं टाइम आपको टाइप करने के लिए दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न का सही जवाब हम देख लेते हैं कि पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1858, 1858। काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1858। दोस्तों, अंग्रेजों ने जो पहला भारत सरकार अधिनियम पास किया था अंग्रेजी संसद में, वह था 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद में जो अंग्रेजी संसद में अधिनियम पेश किया गया था, भारत सरकार अधिनियम जिसे कहा जाता है, वो पेश किया गया था 1858 में। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। जिन लोगों के प्रश्नों के जवाब सही हुए हैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। दूसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं यहाँ पर कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? तो हमें वो विशेष वजह बतानी है जिसके लिए 1896 का जो अधिवेशन है वो जाना जाता है। भारत सरकार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, उसके बाद में बंबई में, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में इसके पहले 4 अधिवेशन हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो पहले इसके अध्यक्ष बने। इसके अलावा अगर हम देखें तो दादा भाई नौरोजी जो इसके अध्यक्ष रहे। इसके अलावा और तमाम सारे इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं जो अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कहाँ कहाँ पर अधिवेशन हुआ, हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन किस लिए विख्यात है, ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं जो हमारे बन सकते हैं। गांधी जी के से एकमात्र जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष रहे। इसके अलावा बेलगांव अधिवेशन और जो तमाम सारी चीजें हैं उनके क्या इंपॉर्टेंस है, लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी लिस्ट मैं आपको एक बार क्लियर करा दूंगा,
आप भी इसको पढ़ लीजिएगा, इससे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज एक प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्न में किसके लिए विख्यात है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तीसरा ऑप्शन है पहली बार तिरंगा लहराया गया था। या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन ए पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, ऑप्शन सी पहली बार तिरंगा लहराया गया था, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। दूसरे क्वेश्चन के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। तो 1896 का अधिवेशन किस लिए विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है वो गाया गया था। किसने लिखा है, उसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी, जिनका एक उपन्यास है आनंद मठ। और यही जो गीत था ये पहली बार 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों आपको एक फैक्ट यहाँ पर याद रखना है, 1937 से पहले तक यही भारत का राष्ट्रीय गान था। लेकिन 1937 में जब जनगण मन को राष्ट्रीय गान को चुना के रूप में चुन लिया गया, तब जो यह वंदे मातरम था इसे किसके रूप में मान्यता दे दी गई, राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दे दी गई 1937 के बाद में। और पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो वो गाया गया था 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये हुई बात 1896 के अधिवेशन के बारे में, जहां पर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया वंदे मातरम। लेखक हैं इसके बंकिम चंद्र चटर्जी। कहां से लिया गया, इनका एक उपन्यास है आनंद मठ, वहीं से ये लिया गया है। बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न के बारे में। किस निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न मैंने यहां पर लिया हुआ है। ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड एलन बेरो। तो आपको यहां पर बताना है कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ABCD तीसरे नंबर को लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम आपके पास में है। तो चलिए दोस्तों बता देता हूं इस प्रश्न के सही जवाब को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ को ही क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ जो थे वो 20 मार्च 1935 से 4 मार्च 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने ही प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आपको एक ट्रिक यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। प्रेस का अर्थ होता है जो समाचार पत्र छापने वाली एजेंसियां हैं, जो काम करने वाली कंपनियां हैं। और हम सुबह सुबह अखबार किसके साथ पढ़ते हैं, तो हम कॉफी के साथ में सुबह सुबह का अखबार पढ़ते हैं। तो कॉफ याद रखना है आपको। सर चार्ल्स मेटकॉफ में कॉफ आता है जो कॉफी जैसे प्रोनाउंस होता है। तो कॉफी के साथ हम सुबह का अखबार पढ़ते हैं, ऐसे में कॉफी और प्रेस को आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात हमारे तीसरे प्रश्न के बारे में। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो जो समुद्री व्यापार था इसमें कारताज जो व्यवस्था थी इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, सोच करके आप इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी पुर्तगालियों के द्वारा। तो किसके द्वारा कारताज व्यवस्था का उपयोग किया जाता था, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर पुर्तगाली। चार के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न के सही जवाब को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कारताज व्यवस्था का जो उपयोग था वो किसके द्वारा किया जाता था, पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। दोस्तों कारताज व्यवस्था के संबंध में पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए जो व्यापारिक लाइसेंस हैं उससे इसका संबंध है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि कारताज से ही प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न नेवी सर्ट से भी आ सकता है। ऐसे में आपको नेवी सर्ट को भी वैसे ही याद रखना है जैसे आप कारताज को याद रख रहे हैं। कारताज का संबंध है पुर्तगालियों के साथ में, और नेवी सर्ट का संबंध है अंग्रेजों के साथ में।
तो ऐसे में आपको दोनों याद रखना है, कारताज व्यवस्था याद रखनी है और नेवी सर्ट व्यवस्था याद रखनी है। कारताज पुर्तगालियों से संबंधित है और नेवी सर्ट संबंधित है अंग्रेजों से। अब बात करते हैं हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में। पहला हमारा कथन है, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। तो दूसरा हमारा क्या फैक्ट है? दूसरा फैक्ट है कि वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। तीसरा, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। चौथा, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो आपको बताना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, या फिर वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के सह संस्थापक थे, या फिर उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, या फिर आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर उन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? आपके पास में 10 से 12 सेकंड का टाइम है, आराम से पढ़ करके समझ करके तब इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। मैं प्रश्न एक बार आपको फिर पढ़ दे रहा हूं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या वे नेशनल इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? क्या वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे? क्या वे राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं? या फिर क्या वे आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के ब्रह्मो समाज की स्थापना के लिए जाने जाते हैं? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो देख लेते हैं इस प्रश्न के सही जवाब को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। यह कथन सही नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल सही बात है। वे कलकत्ता रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। वे राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इसमें से जो चौथा कथन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, यह कथन सत्य नहीं है। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। तो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के इन्होंने नहीं की थी, बल्कि मोहन बोस साहब जो थे इन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके साथ मिलकर के? शिवनाथ शास्त्री जी के साथ, शिवचंद्र सेन जी के साथ, उमेश चंद्र दत्ता जी के साथ मिलकर के की हुई थी। तो ये हो गया हमारा पांचवा प्रश्न। देख लेते हैं हमारा छठा प्रश्न क्या है। हमारा छठा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो दोस्तों तमाम सारे जो पदक थे, जैसे जुलू पदक था, बोर पदक था, और जो तमाम सारी उपाधियां थी वो गांधी जी ने भी वापस की थी। वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, और एक घटना के विरोध के बाद में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को धारण करने से इनकार कर दिया था। उसके विरोध में उन्होंने इसको वापस कर दिया था अंग्रेजों को। तो ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध में, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड देने के संदर्भ में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रविंद्रनाथ जी ने नाइटहुड की उपाधि को किस कारण वापस कर दिया था। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का मृत्युदंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। 6 के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों बता देता हूं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध में, इस हत्याकांड से आहत होकर के इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को धारण करने से इनकार कर दिया था और उसको वापस कर दिया था। इसके संदर्भ में उन्होंने एक, जो उस समय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब जो गवर्नर जनरल थे, उन्हें उन्होंने पत्र भी लिखा था 13 अप्रैल 1919 को। जो वायसराय एंड गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब, इनको उन्होंने पत्र भी लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और 1915 में इनको ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी हुई थी। तो हमें यहाँ पर यह भी याद रखना है कि इन्हें उपाधि दी कब गई थी। तो इन्हें उपाधि दी गई थी 1915 में, जबकि इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को इस उपाधि को वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अब बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, जहां पर बैसाखी के दिन तमाम सारे निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। बात करते हैं अब मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए
किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो दोस्तों हमें फिर एक कांग्रेस अधिवेशन से हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 7 ABCD आपको टाइप करना है कि मुस्लिमों के लिए जो अलग मतदान दल हो, इसके लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन को जाना जाता है? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1913, ऑप्शन बी बॉम्बे अधिवेशन 1915, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो कराची, बॉम्बे, लखनऊ या फिर कलकत्ता, कौन सा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल कांग्रेस अधिवेशन में इसको तय किया गया था? ABCD टाइप कर दीजिए 7 के साथ में 10 सेकंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल की जो कांग्रेस अधिवेशन है वो जाना जाता है। जो लखनऊ अधिवेशन है वो जाना जाता है 1916 का अधिवेशन। दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल की मतदाता दल की व्यवस्था कर दी गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में, नरम और गर्म दलों में वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था, जिसका जो विभाजन था 1907 में हुआ था। उस विभाजन के बाद में फिर गर्म दल और नरम दल के वार्ता के लिए एक मंच पर वापस से लेकर के आया गया। अंबिका प्रसाद मजूमदार इसमें कांग्रेस अधिवेशन के जो था, ये कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ का, इसके अध्यक्ष थे। तो जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ है, इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं अंबिका प्रसाद जो है मजूमदार। तो जो मजूमदार हमारे साहब हैं, AP मजूमदार साहब हैं, वो इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिमों के लिए इसी में अलग मतदाता दल की व्यवस्था कर दी गई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। देख लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को। पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी सूरत या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, 8 लिख करके फिर ABCD आप टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोच्चि। तो भारत में जो पहली यूरोपीय फैक्ट्री थी वो कहां पर स्थापित की गई थी? वो स्थापित की गई थी कोच्चि में। दोस्तों कोच्चि जल से घिरा हुआ एक स्थान है, जो कि कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में है भारत के, और केरल के एर्नाकुलम जिले में जो है ये जगह पड़ती है। तो कोच्चि जो है वो कहां पर पड़ती है? वो पड़ती केरल के एर्नाकुलम जिले के पास में कोच्चि पोर्ट। यहीं पर भारत में पहली यूरोपीय बस्ती बनाई गई थी, और ये जल से घिरा हुआ एक स्थान है जो कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। तो पहली यूरोपीय बस्ती कहां पर बनाई गई थी? वो बनाई गई थी कोच्चि में। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए है सही जवाब 8वें प्रश्न का। देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए किसने सुनहरा फरमान जारी किया था, हमें यह बताना है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलाकुंडा या फिर ऑप्शन डी अहमदनगर। तो दोस्तों आपको यह बताना है कि किस राज्य ने अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था, जिसके बाद में हमें अंग्रेजी फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और तमाम सारे जो युद्ध हैं वो देखने को भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ABCD 9 के साथ में टाइप करना है कि किस राज्य ने अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए फरमान जारी किया था। हैदराबाद, बीजापुर, गोलाकुंडा या फिर अहमदनगर। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोलाकुंडा। तो गोलकुंडा जो था, इसने सुनहरा फरमान अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार का जारी किया था। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ में मुफ्त व्यापार करने का फरमान प्राप्त हो गया था। इस शुल्क के लिए 500 पेगोड़ा प्रतिवर्ष जो था, इसका शुल्क निर्धारित कर दिया गया था। तो 90 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोलकुंडा। तो अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान गोलकुंडा ने जारी किया था। अब आप हमारा लास्ट 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, जिसे हम देख लेते हैं। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो सलबाई की संधि है वो किस युद्ध से संबंधित है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ में, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के साथ में, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के साथ में, या फिर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ में। तो दोस्तों आपको याद होगा मैसूर में जो 3 संधियां हुई हैं, जिसमें पहली संधि जो हुई है वो मैंगलोर की हुई है, दूसरी मद्रास की हुई है, और तीसरी हुई है फिर श्रीरंगपट्टनम की। तो मामा श्री उसकी जो ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं कि मैंगलोर, मद्रास और फिर श्रीरंगपट्टनम। आपको बताना है सलबाई। तो आपके पास 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो गए। अब आपको पहले आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में बताना है कि सलबाई की जो संधि थी वो किस युद्ध में हुई थी, किस युद्ध से संबंधित है, मराठों से संबंधित
संबंधित वो युद्ध था। हालांकि हमें मराठों के साथ में 3 युद्ध देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको बताना है कि सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, फटाफट टाइप कर दीजिए। 10 के साथ में ABCD टाइप करते हुए आप चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के सही जवाब को हम देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो हुआ था 17 मई 1782 को, जब सलबाई की संधि हुई थी। इसके बाद में ये समाप्त हो गया था। तो 1775 से 1782 जो पहला युद्ध हमें देखने को मिलता है, इसके बाद में हमें सलबाई की संधि यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जो पहले आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सलबाई की संधि है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है पहले आंग्ल मराठा युद्ध से। दोस्तों, आंग्ल मराठा युद्ध में कोई भी ऐसा नहीं होता है जो मराठों का साथ देता है, क्योंकि उनके पहले से जो हालात होते हैं वो सबके साथ में बड़े कड़वे होते हैं। ऐसे में कोई भी इनकी मदद नहीं करता है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, जिनके बारे में आज हमने बात की हुई है यहाँ पर। और उम्मीद है आपको इनसे कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा, नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगली लाइव क्लास में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।